Political Science lecture series. In the previous lecture, we discussed what is a state, its characteristics, what is a nation, what is a nation state when we merge the two concepts, and a critical analysis of how successful nation states have been compared to previous models of governance. Today we'll carry forward the previous lecture और आज हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो नेशन स्टेट्स का या बुनियादी तौर पे तमाम स्टेट्स का जो पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी उनका एक बहुत फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहा जाता है सॉवरेंटी। आपने अमूमी तौर पे सुना होगा कि जब ड्रोन अटैक्स होते थे पाकिस्तान में तो एक पॉपुलरली टर्म यूज की जाती थी कि आवर सॉवरेंटी इज बीइंग ब्रीच्ड और हमारी सॉवरेंटी को वायलेट किया जाता है और खान साहब कहते थे कि हम ड्रोन जो है वो गिरा देंगे अगली बार किया जाए क्योंकि हमारी मुल्की सालमियत हमारी खुद मुख्तारी हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज किया जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सॉवरेंटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की एक्चुअल नुआंसेस क्या क्या है। सो थियोरेटिकली सॉवरेंटी मीन्स सुप्रीम पैरामाउंट, ये उसकी लिटरल मीनिंग जो कि एक लैटिन फ्रेज से निकला है वो सुप्रेनस विच मीन्स द एब्सोल्यूट, समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट। तो अब हम इसको अगर पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले ये तीन चीजें हमने पहले भी देखी थी मगर हम इनको दोबारा से रिपीट करके सॉवरेंटी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सॉवरेंटी इज द बेसिकली मोनोपोली ऑफ द स्टेट ओवर सर्टेन थिंग्स, यानी वो मोनोपोली से मुराद यानी रियासत के अलावा कोई ये चीज नहीं कर सकता। तो रियासत की मोनोपोली होती है फोर्स के ऊपर। तो हमारे सामने आपकी स्टेट रेगुलेट करती है तमाम की तमाम फोर्सेस को, तो आपकी पुलिस, आपकी मिलिट्री and in the hypothetical world of course the Justice League is regulated by the state। तो आपकी रियासत इनको कंट्रोल करती है और रियासत के अलावा अगर कोई और हथियार उठा के ये करने की कोशिश किया करेगा तो उसे कहा जाएगा कि ये बागी है। इसीलिए जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने जब हथियार उठा के अपनी विल को इन्फोर्स करने की कोशिश की थ्रू फोर्स, जो कि सॉवरेंटी के प्रिंसिपल में सिर्फ रियासत को हक है, तो हम क्या कहा करते थे, आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं अक्सर कहा जाता था दैट दे आर बिकमिंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी कि चूंकि सिर्फ रियासत को इख्तियार होता है कि वो हथियार इस्तेमाल करते हुए, फोर्स इस्तेमाल करते हुए इन्फोर्स कर सकती है अपनी विल को, तो इसीलिए रियासत के अलावा कोई और करेगा तो वो जस्टिफाइड नहीं होता और इसीलिए स्टेट विद इन अ स्टेट का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इस कोई भी रियासत अपने अंदर एक मजीद रियासत बनने देने को एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए जब रियासत फोर्स के ऊपर से मोनोपोली लूज कर देती है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट है। सीरिया के मुतालिक कहा जाता था कि इट्स अ फेल्ड स्टेट, अफगानिस्तान के मुतालिक अ फेल्ड स्टेट। क्यों? क्योंकि there the monopoly over violence, the monopoly over the use of force is no longer there, that monopoly has been broken। यानी सीरिया के अंदर बहुत सारे लोग फोर्स यूज करने के काबिल हैं, which means that state has effectively failed। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सॉवरेंटी का and by extension that of your state। The second is कि स्टेट आपकी फिस्कल मनी को रेगुलेट करती है, फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट करती है, यानी कि आपकी जो हाउ मच पेपर मनी टू प्रिंट, हाउ मच क्रेडिट टू टेक, हाउ मच डेट टू टेक, करेंसी को इन्फ्लेट करना है या अप्रिशिएट करना है या डिप्रिशिएट करना है, यानी रियासत ही ये करती है। इसीलिए आप जो भी आपकी रकम होती है, जो पेपर मनी होता है, उसके ऊपर स्टेट बैंक की मोहर लगी होती है, स्टेट बैंक ऑथराइज्ड होता है। अगर आप अपने घर में से उसका सिमिलर एक कॉपी निकाल के जाके दुकान पे देंगे तो और ऑब्वियसली उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, एक जाली नोट कंसीडर किया जाएगा और आप पे फाइन किया जाएगा और आपको जेल में डाला जाएगा। वो इसी वजह से क्योंकि मनी और उसके ऊपर रेगुलेशन जितनी है, फिस्कल रेगुलेशन, दैट इज द एब्सोल्यूट prerogative of the state and no other individual or a group of individuals can do that। तीसरी चीज monopoly over law making। अब law making से मुराद इधर है तमाम कानून साजी, all the legislation के कवानीन, टैक्सेस के ऊपर, और आपकी कौन सी चीजें कर सकते हैं आप उस मुल्क में, किस पे सजा होगी, किस पे सजा नहीं होगी, पेनल्टीज, ऑल द थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, वो सारी की सारी
उस पे कंट्रोल रियासत का है। तो अगर रियासत ने आपको कहा है कि जी 10 बजे के बाद आप शादी जो है वो अटेंड करेंगे तो ये इस पे आपको फाइन होगा, तो कोई बंदा खुद से नहीं कह सकता। यानी these are not arbitrarily and cannot arbitrarily be violated or changed by any individual. यानी अगर आप रियासत के उस कानून को फॉलो नहीं करें, that essentially means that you are violating the law of state, which will be followed by the force of the state, by which we mean penalties या फाइन या जेल। तो रियासत ही कानून साजी करती है। आप किसी दिन उठ के ये नहीं कह सकते कि इवन तो बसंत नहीं बैन की हुई है रियासत ने, तो लेकिन मुझे मेरी पर्सनल कॉन्शियस कहती है कि बसंत मनानी चाहिए तो मैं मनाने चला जाऊं। दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो रियासत कानून साजी करती है। तो these three things are essentially the domains of your state। और एक सक्सेसफुल स्टेट वही है जो जिसकी एब्सोल्यूट मोनोपोली है इन तीन चीजों के ऊपर, कि वो सिर्फ रियासत के तौर से आ रही है और कोई भी बंदा खुद इन चीजों को नहीं कर रहा। इफ यू लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट, यू विल सी इट्स इंपॉर्टेंस एज वेल, कि अगर रियासत के अलावा फोर्स दूसरे लोग भी इस्तेमाल करने लग जाएं तो क्या होगा? तो केओस आएगा, वायलेंस बढ़ेगा, हर कोई जब जाएगा हथियार उठा के बाहर निकलेगा। और दुनिया भर में जो वीक स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग आवर स्टेट के, जहां पे खुदकुश हमले या छोटे दूसरे मसले वायलेंस वगैरह होता है, उनकी स्ट्रगल इस चीज में है कि वो कोशिश करें कि स्टेट जितनी पावर मोनोपोलाइज कर सके इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, के और लोग ना यूज कर सकें एक्सेस, दे डोंट हैव, शुड नॉट हैव आइडियली एक्सेस टू फोर्स। इसी तरह रियासत कंट्रोल करती है आपकी पेपर मनी को, फिस्कल पॉलिसी को और आपकी लॉज को। There are two dimensions of sovereignty, which are two different ways of saying the same thing, कि चूंकि हमने देखा कि sovereignty का मतलब है कि the state should have absolute control over the affairs of that country. That means two things. First is the internal sovereignty, यानी कि जो रियासत है उसको अंदर से within that particular territory भी कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चैलेंज नहीं कर सकता उसको। यानी कि अगर रियासत ने कोई कानून पास किए हैं तो कोई इंडिविजुअल बाय फोर्स उसको चेंज नहीं कर सकता इंडिविजुअली, या कोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो वो हथियार उठा के पार्लियामेंट के बाहर चला जाए और ये कहे कि भैया आप ये कानून बदलें, मैं फोर्स कर रहा हूं आपको, अदरवाइज मैं कुछ कर दूंगा या मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बंदा गद्दार कंसिडर होगा, वो कंसिडर होगा दुश्मन कंसिडर होगा मुल्क का, ट्रेचरस कंसिडर होगा। तो इसीलिए internal sovereignty demands that state has absolute control over the defined territory that it controls. External sovereignty is the second aspect, which means that कोई international power भी या कोई externally भी रियासत को के लिए कवानीन नहीं उस तरीके से बना सकती जब तक रियासत की अपनी मर्जी नहीं होगी। यानी कि आपकी रियासत की तो फिर हैसियत खत्म हो जाती है ना अगर आपने सिर्फ सब कुछ बाहर वालों की मर्जी से करना है। तो सॉवरेंटी का प्रिंसिपल ये डिटरमिन करता है कि आपकी रियासत के पास विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसी रियासत के रूल्स और लॉज अप्लाई हो। हम अब सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस और फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन की तरफ बढ़े। फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन बहुत सारे फिलोसोफर्स ने दी थी। ऑस्टिन की थीरीज भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थॉमस हॉब्स का लेवाइथन का कॉन्सेप्ट, जो कि हम जब फिलोसोफर्स करेंगे अपने पार्ट ए के अंदर डिस्कस, तो हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बट यू शुड हैव द ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इट इज बिकॉज इट्स वेरी रेलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी। हॉब्स आपको एक फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट करने को कहता है, और प्रोबेबली ये दुनिया में हुआ भी हो इस तरीके से, but we don't know because we didn't have history being written from the very onset of human beings on this earth. But he said, imagine a time when there was no government. जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई भी एक, जैसे हमने जब लास्ट लेक्चर में ट्राइबल सोसाइटीज की बात की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि कोई बड़ी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती थी। उससे वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर जब कोई गवर्नमेंट नहीं है तो वो कहता है, यानी एक एनार्की का मॉडल है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, दिस वाज अ वेरी बैड टाइम टू लिव इन बिकॉज it was nasty, it was brutish, it was short. Why? Because चूंकि कोई, आप इमेजिन करें अगर आज पुलिस हट जाए, पुलिस खत्म हो जाए, मिलिट्रीज खत्म हो जाए, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, तो क्या सोसाइटी में अमन आएगा कि वायलेंस आएगा?
violence आएगा, because you will be constantly feel threatened for your life, for your property, for your family. So he said it was war against all by all individuals. Every person was at war with every other person. Because state power is not there to defend you. अगर आज आपके साथ कोई ज्यादती करता है तो आप क्या करते हो, कोई खुदा ना खास्ता आपकी चोरी करता है या किसी का नाहक कत्ल किया जाता है तो आप रियासत का दरवाजा कोर्ट की शक्ल में खटखटाते हो, पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, सो मेनी थिंग्स. लेकिन जब ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप खुद इसके अंदर जाओगे. तो इट विल लीड टू अ कांस्टेंट साइकिल ऑफ वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, वेंडेटा एंड काउंटर वेंडेटा, रिवेंज एंड काउंटर रिवेंज, जिसकी वजह से वायलेंस चलता रहेगा सोसाइटी में. तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स ये स्टेट ऑफ नेचर एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट और वेंडेटा को जन्म देती थी. इसके बाद ह्यूमन कॉन्शियसनेस एज इवॉल्व्ड, दे रियलाइज्ड दैट वी नीड टू एंड दिस वायलेंस एंड द ओनली पॉसिबल वे ऑफ एंडिंग दिस वायलेंस इज कि अगर हम इस सोसाइटी में से अपने अंदर से ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं और अपने सारे के सारे राइट उस रियासत को दे दें, उस थर्ड पार्टी को दे दें. यानी हम में एक थर्ड पार्टी हम चुने जो फाइनल आर्बिटर होगी, जो फाइनल डिसीजन मेकर होगी, जो फाइनल जजमेंट्स करेगी और जिसके पास वायलेंस करने की अथॉरिटी होगी. अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो हम दूसरा बंदा खुद रिवेंज नहीं लेगा, बल्कि वो जो थर्ड पार्टी है वो उसके बिहाफ पे उसे जस्टिस फ्राहम करेगी वायलेंस करके या फोर्स यूज करके. इस थर्ड पार्टी को कहा गया स्टेट. ये थर्ड पार्टी आपकी रियासत है और वो तब एम्पायर्स की शक्ल में और लीडर्स की शक्ल में, किंग्स और क्वींस की शक्ल में एग्जिस्ट करती थी. तो वो एब्सोल्यूट अनकंडीशनल पावर आपके किंग्स और क्वींस को मिली, वो रियासत थे तब की. ओवर टाइम इवोल्यूशन के जरिए आपके सामने वो फिर डेमोक्रेसीज में आती गई. लेकिन कहने का मकसद, आपकी रियासत के पास एब्सोल्यूट मोनोपोली ओवर वायलेंस इस फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन के जरिए फिलोसोफर्स ने जस्टिफाई किया. और ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए आपके लोगों ने बेसिकली आपस में एक मुआहदा किया, लाइक दे डिसाइडेड कि ये तो मामला चलता रहेगा, ये तो वायलेंस चलता रहेगा, अगर हम इसके लिए जरूरी है कि हम एक मुआहदा करें, म्यूचुअल एग्रीमेंट से पावर्स वेस्ट करें एक सेंट्रल बॉडी में, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी एब्सोल्यूट फाइनल कंट्रोल और से होगी तमाम मामलात के ऊपर, पॉलिटिकल मामलात के ऊपर. इस प्रोसेस को और इस मुआहदे को कहा जाता था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या कहा जाता है. इसकी कोई यानी कि ये कोई असल मुआहदा नहीं था हुआ कि किसी दिन आप बहुत पुरानी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं कि आप ढूंढने लग जाए कि इराक्वाई नेशंस जो थी अमेरिकाज के अंदर, उन्होंने कोई मुआहदा साइन किया था इस तरह. इसमें नहीं, एक फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट और एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है हिस्ट्री की. उसकी मॉडर्न मैनिफेस्टेशन भी हमें नजर आती है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. बिकॉज हम वोट करते हैं सिस्टम के अंदर, वोट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लॉज बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं. तो टेक्निकली हमने खुद अपने रूल्स ऑफ द गेम सेट किए हैं और उस रूल्स ऑफ द गेम के तहत रियासत को पावर दी हुई है ये चीजें करने की. तो टेक्निकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मॉडर्न सिनारियो के अंदर. तो इस प्रोसेस के जरिए आपके सामने पावर आती है रियासतों के पास. पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है जी कि सॉवरेंटी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं. ये 2010 में भी आया हुआ है और आगे पीछे और भी कुछ सालों में ये सवाल आता रहा है. उसके अंदर सम फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेंटी इज दैट फर्स्ट, द सॉवरेन पावर इज एब्सोल्यूट. दैट इज टू से कि उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो जो मर्जी और जिस तरह मर्जी की कानून साजियां अपनी फोर्स को विल को इन्फोर्स कर सकती है. सेकंड इज यूनिवर्सैलिटी. यूनिवर्सैलिटी मींस दैट इट अप्लाइज टू ऑल, इट अप्लाइज टू ऑल इन द पर्टिकुलर कंट्री. तो यानी ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी रियासत पाकिस्तान की अथॉरिटी लाहौर में लगती है लेकिन सियालकोट में नहीं एक्सटेंड होती. तो एवरी पर्टिकुलर रीजन एंड एवरी पर्सन हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान एक्सेप्ट डिप्लोमैट्स, क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन आपके मुल्क के बाकी जितने लोग हैं उन सब पे वो यूनिवर्सली अप्लाई करेगी. थर्ड इज एक्सक्लूसिवनेस. दैट मींस ये वही इंटरनल सॉवरेंटी वाली बात है कि इस स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं हो सकती. स्टेट विद इन अ स्टेट का मतलब है रियासत की सॉवरेंटी को खत्म करना. इसका मतलब कि सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव सॉवरेन बॉडी होगी,
multiple people cannot claim sovereignty, या multiple organizations, structures cannot claim sovereignty. जैसे सीरिया के अंदर ISIS भी sovereignty claim करती है और रियासत भी claim करती है. That is not possible. Permanence is the fourth aspect. अगर governments बदल जाती हैं तो sovereignty भी बदल जाएगी? नहीं, sovereignty आपके उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एम्बेड हो चुकी है, आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर एम्बेड हो चुकी है, उन ऑफिसेज में इन्वेस्ट हो चुकी है. सॉवरेंटी इंडिविजुअल्स में इन्वेस्ट नहीं होती. सॉवरेंटी वेस्ट्स विद इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, विद द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, विद द पार्लियामेंटरी मेंबर्स, विद द एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. पीपल come to occupy those offices and exercise the sovereignty that is vested in these offices. तो वो power is vested not in the individuals but the positions and the institutions that they man. तो उसके चेंज हो जाने से अब बर्तानिया के अंदर इतने क्वींस, इतने किंग्स, इतने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं तब से, लेकिन हम समझते हैं कि ये वही रियासतें बर्तानिया है हमारे सामने जो काफी अरसे से इस दुनिया में हमें नजर आती है कॉलोनियल एक्सपेडिशन करते हुए, कभी मॉडर्न लिबरल स्टेट के तौर पे. तो क्योंकि वो ऑफिसेज वहीं पर हैं, उन ऑफिसेज के अंदर वो सॉवरेंटी वेस्ट की जाती है. फिफ्थ इज इनएलिएनेबिलिटी, व्हिच मींस कि स्टेट और सॉवरेंटी हमेशा साथ साथ चलेंगे. अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन से या पूरे रीजन से सॉवरेंटी छीन ली जाती है और कोई और सॉवरेंटी क्लेम कर लेता है तो स्टेट ही खत्म हो जाती है. जैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जब 71 की वॉर के अंदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर डिमांड्स या जो भी मसला चल रहा था उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने रिवोल्ट कर दी और वॉर चली और वो सॉवरेंटी वहां पर पाकिस्तान की रियासत, वेस्ट पाकिस्तान की रियासत अपनी सॉवरेंटी एक्सटेंड कराने में या इन्फोर्स कराने में नाकाम हो गई तो वो फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई. तो इसीलिए जब आपकी किसी जगह पे सॉवरेंटी खत्म हो जाती है तो फिर वो आपकी स्टेट भी नहीं रहती. तो स्टेट एंड सॉवरेंटी वर्क हैंड इन हैंड. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉवरेंटीज. द फर्स्ट इज द नॉमिनल सॉवरेंटी. ये आपकी वो सॉवरेंटी होती है जिसके अंदर कोई रियल पावर्स नहीं होती, सिर्फ नाम का होता है. यानी ये जैसे कि किंग एंड क्वीन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके पास अथॉरिटी रियल वर्ल्ड में कोई नहीं है, लेकिन तमाम कवानीन पे दस्तखत आपकी आज भी क्वीन ही करती है. प्रेसिडेंट ममनून हुसैन आपको कब्बोबेश नजर आते हैं और हम उनको मीम्स में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके साइन के बाद ही कोई भी कानून जो ना ऑफिशियली लॉ में पास होता है और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. तो एक टाइटुलर पोजीशन है, एक नॉमिनल बराए नाम जो है वो हेड है, एक आपकी रियासत का हेड ऑफ द स्टेट है. ये अमूमी तौर पे आपके हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं. हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में ऑन अ नोट डिफरेंस होता है. पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है. The second is the legal sovereign. Legal sovereign वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो इदारा होता है जो एक्चुअली कवानीन और लॉज और फोर्स को इन्फोर्स करा रहा होता है अपनी. तो तमाम फंक्शनल डेमोक्रेसीज के अंदर पार्लियामेंट आपकी ये काम कर रही होती है तो उसे लीगल सॉवरेन कहेंगे. सऊदी अरेबिया इज नॉट अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, वी नो दैट इट्स अ मोनार्की. तो वहां पे लीगल सॉवरेन कौन होगा? वहां पे आपका किंग, क्योंकि किंग की मर्जी से सारे फैसले होते हैं. एक्चुअल में किंग इन्फोर्स कराता है, सारी चीजें लॉज होती हैं, तो वो लीगल सॉवरेन हुआ. पॉलिटिकल सॉवरेन वो सॉवरेन होता है जिसकी विशेस को हमेशा लीगल सॉवरेन कंफर्म करता है. लीगल सॉवरेन bows to political sovereign, it is often said. तो डेमोक्रेसीज के अंदर आपकी पब्लिक आपका पॉलिटिकल सॉवरेन होती है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, सॉवरेंटी है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है टू मेक लॉज, बट वो पार्लियामेंट भी किससे मुंतखब होके आ रही है? अवाम से. अवाम का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है. तो ऑल द इन्फ्लुएंसेस ऑन द लीगल सॉवरेन are known as political sovereign. So in a democracy, that's public opinion, media, lobby groups, NGOs. In dictatorship like Saudi Arabia, अगर वहां पे लीगल सॉवरेन किंग है तो वहां पे पॉलिटिकल सॉवरेन रॉयल फैमिली है और वहां की क्लर्जी है, यानी जो रिलीजियस क्लेरिक्स हैं वो वहां पर पॉलिटिकल सॉवरेन है. इसी तरह पॉपुलर सॉवरेंटी का बेसिकली मतलब यह है कि जितने भी लोग एडल्ट हैं, 18 प्लस उम्र है उनकी, वो तमाम लोग वोट करने का इख्तियार रखते हैं. ये डेमोक्रेसी का आप कह लें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि पीपल बेसिकली आर द एक्चुअल सॉवरेन. De jure and de facto sovereignty basically is कि de jure sovereign आपका एक्चुअल सॉवरेन होता है, मगर de facto sovereign वो सॉवरेन है जो उस टाइम तक अपनी अथॉरिटी और अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवाने में कुछ वक्त के लिए कामयाब हो जाता है.
نیکسٹ اگلا لیکچر بھی ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے ساورنٹی سے. ٹل دین